वो शीशा बंद कर दो फिर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम फिजिक्स की क्लास में हमारा विषय रहेगा कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कृष्णिका विकिरण वास्तव में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से रियल में क्वांटम फिजिक्स का जन्म होता है या क्वांटम फिजिक्स की जरूरत महसूस होती है। सही है, तो क्वांटम फिजिक्स की जरूरत ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में क्यों पड़ी वो हम सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और ब्लैक बॉडी क्या है उसको हम देखने वाले हैं। हालांकि लास्ट क्लास में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया ही था, एक बार फिर से देख लेते हैं ब्लैक बॉडी या कृष्णिका क्या होती है। सही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कृष्णिका। ओके, तो कृष्णिका क्या होता है? एक ऐसा पिंड जिसकी अवशोषकता बहुत ज्यादा होती है और आदर्श कृष्णिका की अवशोषकता 100% होती है, 100% होती है। मतलब कृष्णिका का अवशोषण गुणांक कितना रहता है? 1, और परसेंटेज में लिखे तो 100%। कृष्णिका का अवशोषण गुणांक अल्फा कितना रहता है? 100% रहता है, 1 के बराबर होता है। सही है, जैसे मैं एक आइडिया दूं आपको कि मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर यदि विकिरण आपतित होगी Q ऊर्जा के साथ, तो Q ऊर्जा आपतित हुई। सही, और अब आपतित ऊर्जा के साथ 3 घटनाएं घटित हो सकती हैं। एक परावर्तित हो सकती है, तो परावर्तित ऊर्जा QR। ओके, एक ये पारगमित हो सकता है, इसका कुछ अंश, तो पारगमित ऊर्जा यानी कि ट्रांसमिटेड एनर्जी, तो QT। ओके, और एक इसका अंश क्या हो सकता है? अवशोषित हो सकता है, QA। सही है, कृष्णिका का अल्फा 1 होने का क्या अर्थ है? कृष्णिका का अल्फा 1 होने का अर्थ है अल्फा बराबर होता है क्या है? अवशोषित ऊष्मा बटा आपतित ऊष्मा या ऊर्जा। सही है, अल्फा 1 होने का तात्पर्य है कि QA बराबर Q, अर्थात ब्लैक बॉडी अपने ऊपर आपतित संपूर्ण ऊष्मा को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, और पारगमित और परावर्तित जो ऊष्मा है वो क्या रहती है? शून्य रहती है। सही है, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा पिंड है जो अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। ओके, तो ब्लैक बॉडी के लिए, आदर्श ब्लैक बॉडी के लिए ट्रांसमिशन गुणांक मतलब पारगमन गुणांक 0 होता है और परावर्तन गुणांक भी कितना रहता है? 0 रहता है। तो कृष्णिका के लिए अल्फा 1 T0 R0 और QA बराबर Q। ओके, तो ये सारी चीजें किसके लिए है? कृष्णिका के लिए है। ओके, तो कृष्णिका एक अच्छा अवशोषक होता है। कृष्णिका क्या होता है? एक अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, कृष्णिका एक अच्छा अवशोषक होता है। कृष्णिका अपने ऊपर आपतित सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक, अच्छा, वैसे आदर्श कृष्णिका हमारे पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोग प्लेटिनम का जल को, हालांकि आदर्श कृष्णिका वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, फिर भी साइंटिस्ट लोग ऐसे कृष्णिका खोज चुके हैं जिनका अवशोषण गुणांक 0.99 या 0.98 के आसपास है। ओके, जैसे प्लेटिनम का जल का अवशोषण गुणांक कितना होता है? 0.98 होता है। सही, ऐसा ही एक ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश करी पेरी ने। पेरी नामक एक साइंटिस्ट ने एक ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश करी। उस ब्लैक बॉडी में क्या था? उसमें इस प्रकार का एक कोटर बनाया गया। इस प्रकार का क्या बनाया गया? एक कोटर बनाया गया। सही है, और इस कोटर पर इधर ब्लैक कलर से इसको पॉलिश कर दिया गया। ब्लैक कलर से इसको क्या कर दिया गया? इस प्रकार से पॉलिश कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर एक उभार। तो जब इस कोटर के अंदर
कोई भी विकिरण आपतित होती है तो उसका बार बार परावर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है, और हर एक परावर्तन के साथ साथ इसकी ऊर्जा जो है क्या होती है, अवशोषित होती जाती है, और अल्टीमेटली जो आपतित ऊष्मा है या ऊर्जा है वो इसी के अंदर परावर्तित होती हुई, अवशोषित होती हुई इसी के अंदर अवशोषित हो जाती है, लुप्त हो जाती है। सही है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोटर जो है आपतित ऊष्मा को पूरी तरीके से सोख रहा है। तो पेरी द्वारा बनाए गए इस कोटर को क्या नाम दिया गया, कृष्णिका कहा गया, और इसे पेरी की कृष्णिका कहा गया, पेरीज ब्लैक बॉडी। सही। अच्छा, कृष्णिका एक अच्छा अवशोषक होता है। कृष्णिका क्या होता है, एक अच्छा अवशोषक होता है, लेकिन निम्न ताप पर कृष्णिका एक अच्छा अवशोषक होता है। उसी तरह उच्च ताप पर यह एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। उच्च ताप पर यह अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, उच्च ताप पर अच्छा उत्सर्जक भी है। अर्थात कृष्णिका को यदि उच्च ताप पर रखा जाए तो यह विकिरणें उत्सर्जित करेगा। कौन से विकिरणें उत्सर्जित करेगा, जो लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक की सभी तरंगदैर्ध्यों वाले विकिरण हैं, सब विकिरण उत्सर्जित होंगे, क्योंकि यही विकिरण अवशोषित करता है। तो इन्हीं विकिरणों को कृष्णिका क्या कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। ओके, तो किसी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को ही हम लोग क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को ही हम लोग क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, ओके। अब कृष्णिका विकिरण से संबंधित दो टर्म्स हैं जो हमें देखना चाहिए। एक है ई लैम्डा, इसे क्या कहा जाता है, वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता। वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता कहा जाता है किसको, ई लैम्डा को। और ये क्या है, ई लैम्डा इकाई क्षेत्रफल व इकाई समय में उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा है। इकाई समय और इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा क्या कहलाती है, ई लैम्डा है। सही। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बनेगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर। वाट प्रति मीटर स्क्वायर ई लैम्डा का मात्रक होगा। सही। अब यदि हम ई लैम्डा और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाएं, ई लैम्डा और उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य के बीच ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरह से आता है। प्रारंभ में लैम्डा में वृद्धि होती है तो ई लैम्डा में भी वृद्धि होती है। सही है। उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो उनकी ऊर्जा भी लगातार बढ़ती जाती है। एक निश्चित लैम्डा पर ई लैम्डा जो है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम मान प्राप्त कर लेता है किसी नियत ताप T1 के लिए। सही। ओके। और उसके बाद लैम्डा m के बाद भी यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ाई जाए तो ई लैम्डा में लगातार क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। ओके। तो ई लैम्डा और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ मिलता है किसी नियत ताप T1 के लिए। और ताप को यदि बढ़ाते हैं तो जो लैम्डा m है जिस पर ई लैम्डा मैक्सिमम है वो लैम्डा m न्यून तरंग दैर्ध्यों की ओर क्या होती है, विस्थापित होता है। लैम्डा m न्यूनतम तरंग दैर्ध्यों की ओर विस्थापित होता है। मतलब यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है, अपने को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है ऐसा। तो जो लैम्डा m है ना, आप देख रहे हैं लैम्डा m2 इज लेस देन लैम्डा m1। और ये जो दूसरा ग्राफ है ये T2 के लिए, T2 ताप पर है। सही। जहां T2 बड़ा है T1 से तो लैम्डा 2 छोटा है लैम्डा m1 से। मतलब कि ताप में वृद्धि करने पर लैम्डा m जिस पर ई लैम्डा मैक्सिमम है वो न्यून तरंग दैर्ध्यों की ओर विस्थापित होती है। इसे कहा जाता है वीन का विस्थापन नियम। इसे क्या कहा जाता है, वीन का विस्थापन नियम कहा जाता है।
कि लैम्डा एम न्यून तरंग दैर्ध्यों की ओर विस्थापित होता है, इसे वीन का विस्थापन नियम कहा जाता है। अर्थात लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती टी, लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती टी, ताप में वृद्धि करने पर लैम्डा एम क्या होता है, घटता है। और वीन के विस्थापन नियम में यदि लैम्डा एम इंटू टी करें तो नियतांक आता है बी, और इस बी को क्या कहा जाता है, वीन नियतांक। बी को क्या कहा जाता है, वीन नियतांक। सही। तो ये सारी बातें हैं कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा वितरण से संबंधित। अच्छा, एक टर्म और थी ई। ई को क्या कहा जाता है, ई वास्तव में क्या है, कुल उत्सर्जन क्षमता। ई क्या है, कुल उत्सर्जन क्षमता, कुल उत्सर्जन क्षमता। और कुल उत्सर्जन क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है, कुल उत्सर्जन क्षमता बेसिकली ई लैम्डा और लैम्डा के बीच जो ग्राफ है, ई लैम्डा लैम्डा जो ग्राफ है, उस ग्राफ का क्षेत्रफल, उस ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, कुल उत्सर्जन क्षमता ई प्रदान करता है। सही है। तो इस प्रकार से कृष्णिका विकिरण का जो ऊर्जा वितरण है वो ऐसा है। ओके, स्टार्टिंग में लैम्डा बढ़ेगा तो ई लैम्डा बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटने लगेगा। ताप में वृद्धि करने पर लैम्डा एम न्यून तरंग दैर्ध्यों की ओर विस्थापित होगा। सही है। अच्छा, तो ये है कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण। ठीक है। इसके कुछ और भी गुण है कि यहाँ पर सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती हैं। कृष्णिका से संबंधित लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण की व्याख्या। हमने जो अभी ई लैम्डा और लैम्डा के बीच जो ग्राफ बनाया, वो ग्राफ इस प्रकार का ही क्यों प्राप्त हुआ। सही है। कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण इस प्रकार का ही क्यों है, जैसा हमने अभी ग्राफ में देखा। सही है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए दो सिद्धांतों की सहायता ली जाती है। एक है चिरसम्मत सिद्धांत, भौतिकी का चिरसम्मत सिद्धांत, और दूसरा है क्वांटम सिद्धांत। चिरसम्मत सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। चिरसम्मत सिद्धांत चिरसम्मत सिद्धांत में ऊर्जा का जो उत्सर्जन, अवशोषण या वितरण कैसा माना जाता है, सतत। जबकि क्वांटम सिद्धांत में ऊर्जा को क्या माना गया है, ऊर्जा को क्वांटीकृत माना गया है। ऊर्जा को कैसा माना गया है, क्वांटीकृत माना गया है। मतलब ऊर्जा का वितरण कैसा माना गया है, विभक्त माना गया है। सही है। अच्छा, चिरसम्मत जो सिद्धांत है ना, चिरसम्मत सिद्धांत वास्तव में जब असफल हुआ, चिरसम्मत सिद्धांत कुछ बातों को, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में असफल हुआ, तब क्वांटम सिद्धांत की जरूरत महसूस हुई सही मायने में। सही है। तो चिरसम्मत सिद्धांत कहां पर सफल हुआ, कहां पर असफल हुआ, ये हमें देखना है। ओके, तो चिरसम्मत सिद्धांत वास्तव में चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर दो नियम दिए गए। एक तो वीन का विकिरण नियम है और एक रेले जीन्स का विकिरण नियम है। सही है। वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स का विकिरण नियम। वीन का नियम जो है वो कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार रेले जीन्स का विकिरण नियम भी यही प्रयास करता है। लेकिन इन दोनों नियमों की कुछ सफलताएं हैं और कुछ असफलताएं हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने कौन से कंसेप्ट को फॉलो करके अपने नियम दिए, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ओके, अभी एक चीज मुझे बोल देनी बहुत जरूरी है। वास्तव में जो हमने ग्राफ बनाया, ये जो ग्राफ बनाया ई लैम्डा और लैम्डा के बीच, लैम्डा और ई लैम्डा के बीच जो ऐसा ग्राफ बनाया, ये दो साइंटिस्ट के प्रयोगों पर आधारित है। उनका नाम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्रिंगसाइम, लुमर और प्रिंगसाइम दो साइंटिस्ट थे, उनके प्रयोगों पर आधारित ये ग्राफ था, निष्कर्ष था। ठीक है। तो इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए वीन और रेले जीन्स ने अपने अपने नियम दिए, जो कुछ हद तक असफल रहे, कुछ हद तक सफल रहे। बाद में क्वांटम सिद्धांत का यूज किया गया है ना। क्वांटम सिद्धांत को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बारी बारी से वीन का नियम और रेले जीन्स के नियम की असफलताएं देखेंगे। सही है। तो वीन का नियम क्या था, वीन के नियमानुसार, वीन का विकिरण नियम, ओके, वीन का विकिरण नियम
वीन के विकिरण नियम के अनुसार लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व, उत्सर्जित ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व कितना होता है, उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, u लैम्डा डी लैम्डा बराबर a अपॉन लैम्डा पर पावर 5 इंटू ई पर पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t। सही है। तो वीन के नियमानुसार लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व कितना दिया गया, u लैम्डा डी लैम्डा बराबर a अपॉन लैम्डा पर पावर 5 इंटू ई पर पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t डी लैम्डा। ओके, ये नियम दिया किसने, वीन ने। ओके, विकिरणों का ऊर्जा घनत्व के लिए ये एक्सप्रेशन दिया। और उन्होंने इसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया, उन्होंने इसके लिए मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन के नियम, ऊर्जा समविभाजन के नियम का उपयोग किया। ये एक्सप्रेशन देते समय उन्होंने किस नियम का उपयोग किया, मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन के नियम का उपयोग किया। ओके, अच्छा, और उन्होंने, वीन ने इस नियम से एक सफलता प्राप्त की। उन्होंने वीन का जो विस्थापन नियम है, लैम्डा m इंटू टी बराबर b, इस एक्सप्रेशन को अपने इस नियम से प्राप्त किया। तो इनकी सफलता हम देखने वाले हैं कि उन्होंने ये एक्सप्रेशन किस प्रकार से प्राप्त किया, लैम्डा m इंटू टी बराबर b ये किस प्रकार से प्राप्त किया, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो हम अभी डिराइव करेंगे। ठीक, ओके, अब हम लोग वीन के विस्थापन नियम का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वीन के विकिरण नियम के आधार पर। जो अभी हमने इक्वेशन देखी थी, उसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग वीन के विस्थापन नियम को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो कृष्णिका का अधिकतम वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व हम पहले डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, अवकलन को 0 के बराबर करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं। तो लिखेंगे डेल u लैम्डा बाय डेल लैम्डा बराबर 0। सही है। तो हमें वीन के विकिरण नियम में जो इक्वेशन प्राप्त हुआ था u लैम्डा का, उसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ओके, तो अवकलन करने पर हमें मान क्या मिलेगा, अवकलन करने पर हमें मान मिलेगा, ओके, तो देखें आप लोग, डेल अपॉन डेल लैम्डा इंटू a अपॉन लैम्डा पर पावर 5, ठीक है, इंटू ई पर पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी और इक्वल्स टू 0। सही, हम इसे u इंटू वी वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का अवकलन, तो a अपॉन लैम्डा पर पावर 5 और e पर पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी है, तो ये आ जाएगा e पर पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी और इनटू a अपॉन लैम्डा टी का यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन लैम्डा स्क्वायर टी, a अपॉन लैम्डा स्क्वायर टी माइनस इनके साथ। सही है, और प्लस ये फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का अवकलन किया हमने, e के पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी का डिफ्रेंशिएशन किया। सही है, इसी प्रकार से हम लोग क्या किसका करेंगे, दूसरा देखते हैं ना। तो इधर आ जाएगा सेकेंड एज इट इज, e पर पावर a अपॉन लैम्डा टी एज इट इज, और a अपॉन लैम्डा पर पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -5, ओके, और 1 अपॉन लैम्डा पर पावर 6, -5 1 अपॉन लैम्डा पर पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें e पर पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी दोनों तरफ है, उधर जाकर 0 हो जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ a है, सॉरी,
a अपॉन लैम्डा पर पावर 5 वो भी कॉमन आकर उधर जाकर 0 बन जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, देखें हम लोग, माइनस a अपॉन लैम्डा स्क्वायर टी और माइनस 5 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 0। सही है। 1 अपॉन लैम्डा भी कॉमन आ जाएगा तो माइनस a अपॉन लैम्डा टी और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सही। और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा लैम्डा टी इक्वल्स टू a अपॉन 5। लैम्डा टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, a अपॉन 5। ठीक है। और a अपॉन 5 को ही हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं, वीन नियतांक। सही है, नियतांक। और चूंकि कृष्णिका का अधिकतम वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए लैम्डा बराबर लैम्डा m, क्योंकि अधिकतम वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व लैम्डा m पर ही मिलता है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा m इंटू टी बराबर b। और यही वीन का विस्थापन नियम है। तो ये वीन के नियम की सफलता थी। उन्होंने चित्सम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका विकिरण ऊर्जा का ये समीकरण दिया था, ऊर्जा घनत्व का समीकरण दिया था। इससे वीन का विस्थापन नियम डिराइव किया। ओके, वीन का विस्थापन नियम उन्होंने डिराइव किया। हाँ, इधर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार आप देख लें कि यहाँ पर क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, प्लस। ओके, तब हमें लैम्डा टी बराबर मिलेगा a अपॉन 5 इक्वल्स टू b, वीन नियतांक। ओके, लैम्डा m t बराबर b और लैम्डा m व्युत्क्रमानुपाती t। तो वीन के विकिरण नियम से वीन का विस्थापन नियम साबित होता है। ये वीन के नियम की सफलता है। लेकिन वीन का विकिरण नियम कुछ जगह पर असफल हुआ। जैसे यदि हम लोग ई लैम्डा और लैम्डा के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, ई लैम्डा और लैम्डा के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वास्तव में ग्राफ इस प्रकार का आता है। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा m, यहाँ पर ई लैम्डा मैक्सिमम है, यहाँ ई लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है। सही है। और ये ई लैम्डा मैक्सिमम किस तरंग दैर्ध्य पर है, मान लेते हैं लैम्डा m पर। तो वीन का विकिरण नियम निम्न तरंग दैर्ध्यों पर, लघु तरंग दैर्ध्यों पर तो सही साबित होता है, लेकिन वास्तव में वीन का विकिरण नियम दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए सही साबित नहीं होता है। तो इधर यदि देखें हम लोग, कैसी तरंग दैर्ध्य हैं, लघु तरंग दैर्ध्य हैं। तो लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए तो वीन का नियम सही है, लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए वास्तव में ग्राफ और प्रयोग से प्राप्त परिणाम कुछ भिन्न थे। इस प्रकार का प्राप्त हुआ। तो देखो, वीन के नियम से तो जो ग्राफ मिलना चाहिए था वो ऐसा मिलना चाहिए था, वीन वक्र तो इस प्रकार का होना चाहिए था, जबकि वास्तविक वक्र इस प्रकार का हुआ। प्रायोगिक, इसको प्रायोगिक लिखना चाहिए। प्रायोगिक परिणाम हमें इस प्रकार के प्राप्त हुए, इस प्रकार के। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि दीर्घ तरंग दैर्ध्यों पर ऊर्जा घनत्व प्रायोगिक परिणामों से क्या प्राप्त हुआ, कुछ कम प्राप्त हुआ। और लघु तरंग दैर्ध्यों पर तो सही है बिल्कुल, ये प्रायोगिक परिणाम भी और वीन के विकिरण नियम के अनुसार जो ग्राफ है वो भी सेम है, संपाती है। लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए वीन वक्र और प्रायोगिक वक्र जो है वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ओके, अर्थात वीन वक्र प्रायोगिक परिणामों से मेल नहीं खाता है। ये वीन के विकिरण नियम की क्या थी, असफलता थी। ठीक है।